यस बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जो अब तक आपने एमीटर कर लिया इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का, वोल्ट मीटर कर लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज कर लिया हमने, और इसके बाद हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद लास्ट हमने किया था स्लाइड वायर और मीटर वायर ब्रिज। तो आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर। सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा टफ भी। इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है और बड़े ध्यान से लिखना है। इसकी सारी थ्योरी, इसमें थ्योरी भी बहुत है और इसकी डेरिवेशंस भी हैं, 3 डेरिवेशंस हैं। तो आज हमने ये खत्म करना है पोटेंशियोमीटर। तो विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर बच्चों क्या होता है? पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम पोटेंशियल मेजर करने के लिए यूज करते हैं। वोल्ट मीटर को भी हम पोटेंशियल मेजर करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वो क्यों, वो देखते हैं, हम लिखते हैं पहले। इट इज अ डिवाइस, ये आपने एज इट इज लिखनी है क्योंकि थ्योरी इसकी पेपर में आती है। इट इज अ डिवाइस विच गिव्स potential difference which gives potential difference between 2 points, which gives potential difference between 2 points based on the concept of zero deflection, based on the concept of zero deflection, and known as the better voltmeter। ये बेटर क्यों है? क्योंकि ये जीरो डिफ्लेक्शन पर काम करता है, यानी इसके अंदर करंट नहीं फ्लो करता। ठीक, बेटर वोल्टमीटर। तो बेटर वोल्टमीटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज, आप इसका रीजन भी लिख लो, बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट at null point, any current at null point for itself, अपने लिए, from the circuit, सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता। therefore it gives it gives accurate, therefore it gives accurate therefore it gives accurate measurement, which is equal to आइडियल वोल्टमीटर। ये थोड़ी सी थ्योरी है बच्चों, लिख लो। अब देखो, ये हमारे पास कोई रजिस्टर है, इसके साथ मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हमेशा फाइनाइट होती है, फाइनाइट रेजिस्टेंस। अगर यानी करंट इस सर्किट में अगर आएगा यहाँ पर, तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। अगर इधर करंट I1 गया तो इधर I माइनस I1 चला जाएगा, यानी ये कुछ ना कुछ करंट इधर खाएगा ही खाएगा, जिसकी वजह से जो वोल्ट मीटर इसके अलोंग पोटेंशियल को रीडिंग देगा वो करेक्ट रीडिंग नहीं होगी। लेकिन पोटेंशियोमीटर में क्या होता है बच्चों? आर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के अंदर ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होती। अगर यहाँ से करंट आएगा तो अगर ये दो पार्ट में डिवाइड होगा तो ये करंट कितना होगा? जीरो। यहाँ से कोई करंट ही नहीं जाएगा, तो सारा का सारा करंट इधर से ही जाएगा। इसलिए हम इसको बेटर, तो जितना करंट आ रहा है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है, जिससे हमें करेक्ट रीडिंग ऑफ पोटेंशियल मिलती है। इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? यूज लिख लो इसके। फर्स्ट है, इट कैन मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल, ये सेल की ईएमएफ को मेजर करता है। दूसरा, कैन कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है।
तीसरा लिख लो इसमें, कैन डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अगर किसी सेल की हमने इंटरनल रेजिस्टेंस पता करनी है तो भी हम पोटेंशियोमीटर को ही यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 6 to 10 मीटर वायर होती है, मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटिन एंड मैंगनीज। ये हम कॉन्स्टेंटिन एंड मैंगनीज के ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनका अल्फा पॉजिटिव एंड स्मॉल होता है। अल्फा पॉजिटिव एंड स्मॉल होने की वजह से इसमें टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होती। लिख लो, स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू लार्ज चेंज इन टेम्परेचर। इसलिए हम इसकी मेटल की वायर यूज करते हैं, ये इस मेटल की वायर यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख लो। सेकेंड पॉइंट जो है इसका, वी यूज थिक कॉपर स्ट्रिप्स कॉजेज लो रेजिस्टेंस। ये मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं पेपर में इस चीज से। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे वैसे हम सारी थ्योरी कवर कर रहे हैं। ये हमारे पास ऐसे एक कॉपर स्ट्रिप बच्चों ये लगी हुई है, एक कॉपर स्ट्रिप हमारे पास ये लगी हुई है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है। ठीक, इसके अंदर ना ये बच्चों 1 मीटर की वायर होती है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ऐसे वायर लगी हुई है। ये रियोस्टेट बैटरी की, ये हमारे सारे इसकी डायग्राम है। इसको हम ना शॉर्टकट भी बना लेते हैं। ये पूरी 6 मीटर की वायर को हम रिप्लेस करके ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पर हमने बैटरी लगा ली, यहाँ पर हमने रियोस्टेट लगा लिया RH, यहाँ पर हमने की लगा ली, ये की है, और यहाँ पर हमने एक वायर लगा ली, ये 6 मीटर की वायर एक ही लाइन में दिखा दी। इसकी लेंथ L है, पोटेंशियल V है बैटरी का, सॉरी बैटरी का पोटेंशियल तो E0 है, और रेजिस्टेंस है R। इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो V है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास इसमें अगर मैं बताऊं करंट कितना होगा, करंट का फॉर्मूला कितना होगा हमारे पास, I इज इक्वल टू, यस बच्चों, I कितना होगा हमारे पास, I होगा E0 अपॉन R प्लस RH। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस RH, ये हमारा करंट का फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये R किसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, RH रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट जो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ तक? V जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस वायर
ए बी। ठीक, इसके बाद आगे हम करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। आगे लिखो पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है? देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट की स्टेटमेंट लिख लो। फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, fall of potential per unit length of the given wire is known as potential is known as potential gradient. Fall of potential across given wire is known as potential gradient. अब देखो आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ L इज इक्वल टू V। हमें जो लेंथ L है उसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? L लेंथ का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? V। लेंथ L का पोटेंशियल है V। यूनिट लेंथ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V अपॉन L, उसको हम K बोलते हैं, यानी K इज इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ X कितना हो जाएगा? यूनिट लेंथ के अक्रॉस K है, X लेंथ के अक्रॉस कितना हो जाएगा? KX। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बैटरी लगाई है, रियोस्टेट है RH, यहाँ की है, यहाँ पर वायर है AB। अगर मैं कह दूं एक्स लेंथ, इतनी लेंथ का पोटेंशियल बताना है, तो इतनी लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा? के एक्स, यानी ये लेंथ किसकी तरह बिहेव करेगी? एक सेल की तरह बिहेव करेगी, जिसका पोटेंशियल कितना होगा? के एक्स। ये यानी एक सेल की तरह बिहेव करेगी इतनी लेंथ। यही है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का? इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ। तो fall of potential across any length is called principle of potentiometer। तो लिखो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। राइट डाउन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। V is directly proportional to X when a constant current is passed through a wire of uniform area of cross section, uniform area of cross section. The potential drop across any portion of wire, the potential drop across any portion of wire is directly proportional to the length of wire। ठीक है, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, जितनी बैलेंसिंग लेंथ होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही। ठीक है, थोड़ी सी और थ्योरी रहेगी हमारी पोटेंशियोमीटर की। इसके बाद लिखो सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। हमारे पास लिखो sensitivity of a potentiometer can be increased by increasing the length of potentiometer wire, which is responsible for
decreasing the value of potential gradient. ऑब्वियसली v इज इक्वल टू के एक्स है, अगर आप x को इंक्रीज करोगे तो ये k क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, सेकेंड लिख लो पॉइंट इसी में, यू नो k इज इक्वल टू v अपॉन एल होता है। v क्या होता है, आई आर, आर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, एल से एल कट गया, आई रो अपॉन ए आ गया, यानी k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ गया। यानी इफ एरिया ऑफ द वायर uniformly increases, if area of the wire uniformly increases, then potential gradient decreases। ठीक, यहां तक, then potential gradient decreases। इसके बाद आगे देखो, हमारे पास अभी हमने I की वैल्यू हमें पता है, I कितना होता है, ई आर प्लस आर एच। इफ, अगला पॉइंट है, इफ आर एच इंक्रीज आई डिक्रीज, अगर आई डिक्रीज होगा तो वी भी क्या होगा, डिक्रीज, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो अगर के कम होगा तो एक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो देखो, सो ग्रेटर लेंथ ऑफ द वायर would be needed for balancing the same potential difference, so null point would be shift towards B, तो नल पॉइंट बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन सारे सीबीएसई में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर हमारे पास आर एच इंक्रीज हो गया, करंट डिक्रीज हो गया, करंट डिक्रीज हो गया तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो गया, तो एक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमें किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें वायर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट की तरफ, बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट। इसके एक पॉइंट और लिख लो, कंडीशन, थ्योरी सारी कर रहे हैं हम तो पूरी लिख लो। कंडीशन, कंडीशन क्या है, EMF of the driving cell greater than EMF of the primary cell, as otherwise no balance point would be obtained, अदरवाइज हमें बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। कहता है ये जो प्राइमरी सेल होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल, इसकी जो वोल्टेज होती है ये गिवन है, जो हम सेल लगाएंगे जिसकी हमने वोल्टेज वगैरह और चीजें पता करनी होगी, ये वगैरह, वो सेल की जो भी मतलब वोल्टेज होगी उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, यूजेस, फर्स्ट यूज लिख लो सबसे पहले, कैलकुलेट, टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ सेल। हमने सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला यूज करते हैं। देखो भाई, ये मैंने सेल लगा दिया जिसकी वोल्टेज है ई नॉट, ये तो आपको पता ही है, पोटेंशियोमीटर हमने फटाफट ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर मैंने की लगा दी, ये मेरे पास की लगा दी, यहाँ पर मैंने वायर लगा दी, ए बी वायर है। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो सेल जिसकी मैंने वोल्टेज ईएमएफ पता करनी है वो मैंने सेल लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये चौकी लगा दिया। मान लो ये मेरी बैलेंसिंग लेंथ है एक्स, ठीक है। अब टोटल वोल्टेज कितनी थी सेल की, ई, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया यहाँ पर, एक्स लेंथ है, यूनिट लेंथ का पोटेंशियल होता है के, एक्स लेंथ का कितना हो जाएगा के एक्स,
ये वाला, यानी एक सेल बन जाएगा जिसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी, के एक्स वोल्टेज हो जाएगी। तो नेट वोल्टेज कितनी होगी इसकी, ई नेट इज इक्वल टू ई माइनस के एक्स। अब अगर मैं x इंक्रीज कर रहा हूँ, ये x इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे x इंक्रीज होएगा। अगर x इंक्रीज होगा तो ये क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। अगर ये ज्यादा हो रही है किसी टाइम पर, इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो नेट वोल्टेज क्या आ जाएगी, इन जीरो हो जाएगी। ई नेट इज इक्वल टू जीरो। किसी भी, अगर मैं एक्स इंक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा ये दोनों इक्वल होंगी तो नेट वोल्टेज कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एट बैलेंस लेंथ एल, एल लेंथ पे मैं मान लेता हूँ ई नेट कितनी होगी हमारे पास, जीरो। तो ई माइनस के एल इज इक्वल टू जीरो। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, के एल। यहां तक देखो, ठीक है इतना, ई इज इक्वल टू के एल। ठीक, अब हमारे पास इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमने के की वैल्यू क्या निकाली हुई है, के की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यस बच्चों, के की वैल्यू क्या थी, v अपॉन एल। v क्या होता था, आई आर। आई किसके इक्वल था, ई नॉट अपॉन आर प्लस आर एच, आर अपॉन एल इंटू एल। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल आ गई। ठीक, इसके बाद सेकंड यूज हमने करना है, ये हमने फर्स्ट यूज किया, राइट डाउन सेकंड यूज, ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अगर हमने ईएमएफ दो सेल्स का पता करना है तो डायग्राम बना लो फटाफट। ये मैंने बैटरी लगा दी, ये तो आपको पोटेंशियोमीटर बनाना आता ही है। यहाँ पर मैंने दो सेल लगा लिए जिनकी मैंने वोल्टेज पता करनी है, कंपेयर करनी है, E2 E1, ये K1 ये K2, ये गैल्वेनोमीटर, ये चौकी जी। मान लो पहले हमारे पास जो की है, हमने फर्स्ट की है जो क्लोज की हुई है, when key K1 is closed and K2 is open, then इसकी जो वोल्टेज है, बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई, L1, E1 is equal to KL1। when key K2 is closed and K1 is open, तो कितना होगा, E2 कितना हो जाएगा हमारे पास, E2 हो जाएगा K इंटू L2 डिवाइड 1 एंड 2, दोनों को कर दो डिवाइड। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2 ये आ जाएगा। हम अगर हमें बैलेंसिंग लेंथ पता होगी तो दोनों सेल्स की हम ईएमएफ को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक, इसके बाद हम कर रहे हैं स्पेशल केस। राइट डाउन स्पेशल केस। अगर मेरे पास दो सेल को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो ईएमएफ E1 प्लस E2 के L1 when two cells are joined in series। ठीक, अगर मैंने दो सेल को सीरीज में कनेक्ट किया ऐसे, अब ये कर रहे हैं अपोज, तो अब क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 KL2, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों को डिवाइड कर दो आप, तो कितना बन जाएगा, KL1 KL2, जब K से K कट गया तो E1, जब आप इसको सॉल्व करोगे E1 अपॉन E2 आ जाएगा L1 प्लस L2 L1 माइनस L2। अब हमारा लास्ट यूज रह गया, यूज नंबर 3, टू कैलकुलेट इंटरनल
रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, अगर हमने सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डायग्राम बना लो। पोटेंशियोमीटर की डायग्राम आपको आती है। रियोस्टेट आर एच, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है। ठीक, सबसे पहले तो अब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस पता करनी है तो सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दी। सबसे पहले तो हमारे पास जब हमने जॉकी को यहाँ पर लगाया तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ आई कुछ, उसको मान लेंगे L1, तो E इज इक्वल टू के L1। अब अगर मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस पता करनी है तो मुझे यहाँ पर करंट फ्लो करवाना पड़ेगा सेकेंडरी सर्किट में, इसके अंदर करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। टू फ्लो करंट इन द secondary circuit we need to connect external resistance R, इसके साथ मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर देता हूँ। यस बच्चों, दोबारा फिर डायग्राम बनाओ जल्दी, क्विक। आर एच, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये बैटरी की ईएमएफ ई नॉट है, ये ई है, ये आर है, ये गैल्वेनोमीटर है, बैलेंसिंग पॉइंट है। अब मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दी आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर मैंने कनेक्ट कर दी। ठीक है, तो अब ये पोटेंशियल शो करेगा V, क्योंकि कुछ पॉइंट ड्रॉप भी होगा और वो बैलेंसिंग लेंथ मैंने मान ली L2। अब बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगी। ये दूसरा है, तुम्हें पता है वी नो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला स्मॉल r E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ई की वैल्यू कितनी है पुट कर दो, V की वैल्यू कितनी है पुट कर दो, ई और ई की वैल्यू जो हमने निकाली है वो पुट कर दो, V की वैल्यू जो निकाली है वो पुट कर दो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी, के L1 के L2 के L2 इंटू आर, के से के कट जाएगा L1 माइनस L2 इंटू आर, तो आर आ जाएगा L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू आर। दैट्स इट बच्चों, वी कंप्लीटेड ऑल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, एक हमारा एक लेक्चर, 2 लेक्चर का काम रह गया, इसके बाद हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। ओके बाय, टेक केयर।